यूपीएसजेएस 2014 मेंस प्रीवियस लेक्चर्स में क्वेश्चन नंबर 12 तक हमने डिस्कस कर लिया था। नाउ क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 इज रिलेटेड टू सेक्शन 9 सीपीसी, सेक्शन 9 ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड से रिलेटेड है ये क्वेश्चन, जिसमें एक्सक्लूजन ऑफ जुडिक्शन के प्रिंसिपल को विद द रेफरेंस टू धोला भाई वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश की जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था, इससे एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले इसमें सेक्शन 9 सीपीसी को समझते हैं, फिर दूल्हा भाई वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश के प्रिंसिपल को देखते हैं। ऑर्डिनरीली हमें पता है कि कोई भी सूट जो सिविल नेचर का सूट होगा, जैसे मान लो कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड डिस्प्यूट है, कोई डैमेजेस है, कोई सिविल रॉन्ग है, कोई ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, कोई स्पेसिफिक रिलीफ का कोई क्वेश्चन है, कोई ऐसे जो भी मैटर्स हैं जो सिविल नेचर के हैं, जो सूट क्या है, सिविल नेचर के हैं। यहाँ पर ये गलती मत करना समझने में कि सिविल प्रोसीडिंग्स है। सिविल प्रोसीडिंग्स से सिविल नेचर वाइडर टर्म है। जब सेक्शन 9 को भी आप देखेंगे तो वहां जो वर्ड यूज किया गया है वो ये कहा गया है सिविल नेचर, ऑल सूट्स ऑफ सिविल नेचर। Always remember this thing. Civil nature expression is wider than the expression civil proceedings. ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है पीएमए मेट्रोपॉलिटन वर्सेस मॉरन मार मार्थोनिया के केस में 1995 की सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है। तो सिविल नेचर में सारे ही आ जाते हैं। तो ऑर्डिनरीली आपको पता है कि उन सब की क्या होती है, जुडिक्शन होती है सिविल कोर्ट में। अब मैं अगर आपसे पूछूं कोई मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट है, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट है, कोई कोई डाइवोर्स का मामला है, कोई रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स का मामला है, तो क्या आप सिविल कोर्ट में जाते हैं? तो आप कहेंगे नहीं, सिविल कोर्ट में नहीं जाते हैं, फैमिली कोर्ट में जाते हैं। आप कहेंगे नेचर तो सूट, आप सिविल कोर्ट की नेचर है, सॉरी सिविल नेचर की सूट है, जो ये मामले हैं ये सारे सिविल नेचर के हैं, बट आप जाते कहाँ हैं उसके लिए? फैमिली कोर्ट में जाते हैं। अगर कोई कंज्यूमर से रिलेटेड कोई मामला है, कोई बिल्डर ने आपके साथ कोई धोखा किया है, कोई डेफिशिएंसी इन सर्विस हुई है, तो आप कहाँ जा रहे हैं? कंज्यूमर फोरम में जा रहे हैं। कोई बैंक के अगेंस्ट कोई एटीएम से इलीगल विड्रॉल हो गई, आप कहाँ जा रहे हैं? कंज्यूमर फोरम में जा रहे हैं। कोई एक्सीडेंट्स का मामला हो गया तो आप कहाँ जा रहे हैं? मोटर एक्सीडेंट ट्राइब्यूनल में जा रहे हैं। कोई इनकम टैक्स से रिलेटेड कोई मामला है तो आप इनकम टैक्स ट्राइब्यूनल में जा रहे हैं। तो वहां पर जो ऑर्डिनरीली जो सिविल कोर्ट है उसकी जुडिक्शन बार्ड होती है। ऑर्डिनरी क्या होती है? सिविल कोर्ट की जुडिक्शन बार्ड होती है। तो ये जो जुडिक्शन है ये दो हैं, ये बार्ड हैं, या तो एक्सप्रेसली बार्ड है, ये या तो एक्सप्रेसली बार्ड है या तो इम्प्लाइडली बार्ड है। तो एक्सप्रेसली बार्ड कहने का मतलब है कि वहां पर जो दूसरी इनेक्टमेंट है उसने उसको बार किया हुआ है। जैसे कि मान लो कि लेजिस्लेचर ने, ऐसे समझो इसको कि लेजिस्लेचर ने उन पर्टिकुलर क्लास ऑफ मैटर्स के लिए जो ट्राइब्यूनल्स हैं उनको बनाया है और उस ट्राइब्यूनल्स की एक्सक्लूसिव जुडिक्शन है। जैसे कि मैंने आपको जो जो एग्जांपल्स दिए वो सारे एग्जांपल्स में वो सारे ही मैटर्स जो कंज्यूमर के हैं वो कंज्यूमर कोर्ट के लिए, जो फैमिली को जो मैट्रिमोनियल है वो फैमिली कोर्ट के लिए। तो वहां पर वो एक्सप्रेसली बार किए गए हैं, लेजिस्लेचर ने इनेक्टमेंट से उसको एक्सप्रेसली बार किया है, फैमिली कोर्ट्स एक्ट है। अब यहाँ पर इंसॉल्व, जैसे मान लो अभी अभी हाल ही में इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड आया था, तो नेशनल एनसीएलटी है, उसकी एपिलेट कोर्ट एनसीएलएटी है, और वहां से फिर अगर उसकी जज, तो उसके बाद हाई कोर्ट नहीं आते हैं, एनसीएलएटी के अगेंस्ट कहाँ चले जाते हैं? सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं। या नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन है तो उसके अगेंस्ट सेक्शन 23 ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं। तो ये जो सारे मामले हैं वहां पर ये एक्सप्रेसली बार्ड हैं। अब इम्प्लाइडली बार्ड कहने का मतलब क्या है? इम्प्लाइडली बार्ड कहने का मतलब है जो जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ से ही बार्ड है, या फिर पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है, या ऑन ग्राउंड ऑफ पब्लिक पॉलिसी आप कह सकते हो, ऑन द बेसिस ऑफ पब्लिक पॉलिसी वो बार्ड है। एक्सप्रेस बार्ड नहीं है बट इम्प्लाइडली वो बार्ड है कि उसको वहां पर सिविल कोर्ट में नहीं जाना है। अब सेक्शन 9 को रीड करो। तो सेक्शन 9 आपका ये कहता है कि कोर्ट शैल हैव द जुडिक्शन, द वर्ड यूज्ड हियर इज शैल। सेक्शन 9 को जो आप रीड कर रहे हैं तो सेक्शन 9 क्या वर्ड यूज कर रही है? शैल। कोर्ट शैल हैव द जुडिक्शन टू ट्राई ऑल सूट्स, टू ट्राई all suits
ऑफ सिविल नेचर। तो शैल और सिविल नेचर, तो सिविल नेचर आपने समझ लिया जो मैंने पहले एक्सप्लेन किया, और शैल कहने का मतलब है कि वहां पर वो मैंडेटरी है, वो प्रिजम्पशन कोर्ट ड्रॉ करेगी कि कोर्ट की जुडिक्शन है, अनलेस अनलेस द कोर्ट इज कॉग्नाइजेंस इज आइदर एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली बार्ड। यही सेक्शन 9 आपका कहता है कि court shall have the jurisdiction to try all suits of civil nature excepting the suits of which their cognizance is either expressly or impliedly barred। अब यहाँ पर कहने का मतलब क्या है कि कोर्ट की जो प्रिजम्पशन होगी, कोर्ट की प्रिजम्पशन क्या होगी कि जुडिक्शन है। अगर कोई पार्टी कहती है कि नहीं कोर्ट की जुडिक्शन नहीं है, तो वहां पर उससे क्या करना होगा, उसको प्रूव करना होगा कि उस कोर्ट की जुडिक्शन नहीं है। धौला भाई वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश के केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा है कि एवरी प्रिजम्पशन शुड बी मेड इन फेवर ऑफ, एवरी प्रिजम्पशन शुड बी मेड इन फेवर ऑफ जुरिस्डिक्शन। जो प्रिजम्पशन कोर्ट ड्रॉ करेगी वो किस क्या करेगी, इन फेवर ऑफ जुडिक्शन, कि उस कोर्ट की जुडिक्शन है। जब एक्सक्लूजन की बात आएगी तो वहां पर ये कोर्ट कहती है कि एक्सक्लूजन बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि ये सिविल कोर्ट एक्सक्लूडेड है, ये क्या होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो धौला भाई के दो प्रिंसिपल, जो बेसिक प्रिंसिपल्स मैं आपको बता रहा हूँ, जो दो बातें धौला भाई में कही गई थी मुख्यतया, वो दो बातें ये थी। पहली बात ये थी कि एवरी प्रिजम्पशन शुड बी मेड इन फेवर ऑफ जुडिक्शन ऑफ द कोर्ट, एवरी प्रिजम्पशन शुड बी मेड in favor of jurisdiction of the court. Now, the party who doubts the jurisdiction has to prove that the court has no jurisdiction. जिस पार्टी ने ये संदेह किया है उसको ये प्रूव करना पड़ेगा कि इसकी जुडिक्शन नहीं है। जहां तक एक्सक्लूजन का सवाल है तो वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, वो अनएम्बिगुअस होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए कि आइदर एक्सप्रेसली बार्ड है या फिर इम्प्लाइडली बार्ड है। ये कोर्ट में बिल्कुल क्लैरिटी, ये कोर्ट के सामने क्लैरिटी होनी चाहिए। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो कोर्ट मानेगी कि हाँ जुडिक्शन है, कोर्ट की सिविल कोर्ट की जुडिक्शन है, सूट सिविल नेचर की है वहां पर। अब कुछ सिविल नेचर के सूट्स नहीं होते, ये कई बार प्री में भी ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं, जैसे कास्ट के से रिलेटेड क्वेश्चंस होगा, प्योरली रिलीजियस राइट्स हैं, या कोई पॉलिटिकल क्वेश्चंस हैं, या फिर मेयर डिग्निटी और ओनर से रिलेटेड हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस सिविल नेचर के क्वेश्चंस नहीं होते हैं, ये लगते हैं कि सिविल नेचर के हैं, लेकिन ये क्वेश्चंस जो मैंने बताया अभी ये होते नहीं हैं। इनको आपने वैसे भी याद रखना है क्योंकि ये प्री में भी कई बार आते हैं ये क्वेश्चंस कि कौन से सूट सिविल नेचर के हैं कौन से नहीं हैं। अब देखो इसमें गाइडलाइंस जो बताई गई हैं धोला भाई वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी के केस में, वो भी मैं आपको पॉइंट वाइज बता देता हूँ कीवर्ड्स के साथ, सो दैट आप एग्जाम में मेंस में आंसर कर सकें। फर्स्ट तो आपने समझ लिया जो प्रिंसिपल था, प्रिजम्पशन से रिलेटेड जो प्रिंसिपल था वो आपने समझ लिया। अब धोला भाई की जो गाइडलाइंस हैं उनको देखते हैं। धोला भाई की जो गाइडलाइंस हैं उनमें ये कहा गया है मेनली, जैसे पहली बात उसमें ये कही गई है, फाइनलिटी के बारे में बात करता है। अगर स्टैट्यूट ने फाइनलिटी दे दी है, जो ऑर्डर ऑफ स्पेशल ट्राइब्यूनल्स है, जैसे मैंने कई ट्राइब्यूनल्स के एग्जांपल दिए आपको कि जो ट्राइब्यूनल्स हैं उनके ऑर्डर्स को अगर फाइनलिटी दे दी गई है तो वहां पर सिविल कोर्ट्स की जुडिक्शन एक्सक्लूडेड है। सिविल कोर्ट्स की जुडिक्शन क्या है, एक्सक्लूडेड, excluded, very important point, where the statute gives finality to the orders of special tribunals, civil courts jurisdiction must be held to be excluded, क्योंकि नेचुरली उस ट्राइब्यूनल की ही जुडिक्शन है उस मामले में, उसने ही डिसाइड करना है, वहां पर उसका ही निर्णय अंतिम होगा। तो ये फर्स्ट जो कीवर्ड आपने याद रखना है गाइडलाइंस के लिए वो क्या है, फिनालिटी। जो दूसरी बात आपने याद रखनी है कि जहां पर एक्सक्लूजन एक्सप्रेसली नहीं है, where there is a no express exclusion, तो उन केसेस में क्या है, कोर्ट ने ये देखना है कि whether the statute provides for determination of all rights and remedies provided in the statute। तो वहां पर अगर ये प्रोवाइड किया गया है, तो जहां पर एक्सप्रेस एक्सक्लूजन नहीं है, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट कोर्ट शुड
सी और कोर्ट शुड एग्जामिन द एफिकेसी ऑफ रेमेडीज, राइट। तो ये आपका सेकेंड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट इसमें ये है कि जो जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो प्रोविजंस हैं, कई बार ऐसा होता है कि कोई प्रोविजंस अल्ट्रा वायरस है, उसको चैलेंज किया गया है, तो वो वहां पर ट्राइब्यूनल्स के सामने लाया गया है या नहीं लाया गया है, या फिर उसको लाया नहीं जा सकता है। तो इन इन बातों का ध्यान रखना है। अगर अल्ट्रा वायरस अगर कोई प्रोविजन है तो उसको देखना है कि वो प्रोविजन अगर अल्ट्रा वायरस है, डिक्लेयर किया गया है सुप्रीम कोर्ट्स के द्वारा, या फिर उसको कोई उसके उसके अगेंस्ट कोई चैलेंज है, तो उस बात का भी ध्यान रखना है। और यहाँ पर चौथा पॉइंट जो है, लास्ट पॉइंट, वो ये है कि जो एक्सक्लूजन की बात है, वो ऐसा नहीं है कि जब तक कंडीशंस अप्लाई नहीं होंगे, जब तक ये क्लियर नहीं है कि एक्सप्रेसली वहाँ पर सिविल कोर्ट्स की बार्ड हैं, अनलेस जो गाइडलाइंस इस केस में दी गई हैं वो सारे अप्लाई होते हैं, उस गाइडलाइंस को फॉलो किया गया है, या फिर जो दूसरे कंडीशंस हैं वो फॉलो की अप्लाई होते हैं, तभी वहाँ पर एक्सक्लूजन की बात आएगी। अदरवाइज इसको रेडिली इन्फर नहीं किया जाएगा। कहने का मतलब है, जो आपने याद रखना है कि इसको रेडिली इन्फर नहीं किया जाएगा। एक्सक्लूजन ऑफ जुडिक्शन इज नॉट रेडिली इन्फर्ड अनलेस दीज कंडीशंस अप्लाई। तो ये था आपका धुला भाई वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी, एक्सक्लूजन ऑफ जुडिक्शन एंड सेक्शन 9 ऑफ सीपीसी। इसमें आप डिटेल में इस केस स्टडी कर सकते हैं, धुला भाई वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश की, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपका अरेस्ट से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 14 आपका ये कहता है, इज अरेस्ट नेसेसरी। अरेस्ट पर एक जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें भी जो 14 या 12 के क्वेश्चन शायद मैंने डिस्कस किया है अरेस्ट के बारे में, उसको भी आप देख सकते हैं, वहाँ पर काफ़ी डिटेल में मैंने डिस्कस किया है। अभी मैं स्पेसिफिकली टू द पॉइंट जो क्वेश्चन नंबर 14 में है उसको भी डिस्कस करूंगा। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहती है? क्वेश्चन नंबर 14 ये कहती है, सॉरी ये क्वेश्चन नंबर 14 था जो मैंने अभी डिस्कस किया था आपसे, ये क्वेश्चन नंबर 15 है अरेस्ट का। तो पहले मैंने आपसे बताया था क्वेश्चन नंबर 13, वो 13 नहीं था, वो 14 था, ये क्वेश्चन नंबर 15 है। तो क्वेश्चन नंबर 15 है, इज अरेस्ट नेसेसरी whenever offense is committed disclosing a cognizable offense। इसमें मैं दो तीन केस आपको बताता हूँ, उससे ही क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में भी यही कह रहा है कि explain with the reference to various apex code decisions and relevant provisions as introduced in CPC, sorry CRPC। तो इसमें मैं वो डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जो डिफरेंट प्रोविजंस हैं अरेस्ट से रिलेटेड उसको मैंने काफी डिटेल में डिस्कस किया है, जो प्रीवियस जो क्वेश्चंस मैंने सॉल्व किए हैं प्रीवियस पेपर्स में उनमें। तो मैं सिर्फ यहाँ पर आपको यहाँ पर अरेस्ट से रिलेटेड जो 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 फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन का, इज अरेस्ट नेसेसरी whenever offense is committed disclosing a cognizable offense। क्या अरेस्ट नेसेसरी है? इस पॉइंट के ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट की डिसीजंस हैं उसको मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें जो दो तीन केस हैं उनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट केस है पहले वो मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। वो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे लेटेस्ट जजमेंट है अवनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार की। इस पॉइंट के ऊपर अवनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, क्या अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट हुआ है तो अरेस्ट किया जाना नेसेसरी है। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने अवनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के केस में 2014 की जजमेंट है ये सुप्रीम कोर्ट की। इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है? नो, नो अरेस्ट शुड बी मेड merely because offense is non bailable एंड कॉग्निजेबल। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये नॉन बेलेबल और कॉग्निजेबल की कैटेगरी में आता है तो अरेस्ट इसी आधार पर हो किया जाएगा, ऐसा नहीं है। तो आंसर मिल गया आपको क्वेश्चन का। पहला क्वेश्चन आपको है, इस क्वेश्चन यही पूछ रहा है, इज अरेस्ट नेसेसरी? तो आंसर इज नो, अरेस्ट इज नॉट नेसेसरी। अवनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के केस में क्लियरली ये कहा गया है कि नो अरेस्ट शुड बी मेड merely because the offense is non bailable and cognizable। सिर्फ इस आधार पर आप अरेस्ट नहीं कर सकते हैं, अरेस्ट नहीं किया जा सकता है। उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट इस जजमेंट में क्या कहती है कि एग्जिस्टेंस ऑफ पावर ऑफ अरेस्ट इज वन थिंग,
एंड जस्टिफिकेशन ऑफ अरेस्ट इज क्वाइट डिफरेंट। ये दो कीवर्ड हैं यहाँ पर, एग्जिस्टेंस और जस्टिफिकेशन। फर्स्ट वन इज एग्जिस्टेंस एंड अनदर वन इज जस्टिफिकेशन। तो कह रहा है कि एग्जिस्टेंस ऑफ पावर ऑफ अरेस्ट, जो प्रोविजंस दिए गए हैं सेक्शन 41 में है ना, सीआरपीसी में, अरेस्ट विदाउट वारंट, पुलिस की पावर है, एग्जिस्टेंस होना ये अलग बात है, और अरेस्ट के लिए जस्टिफिकेशन होना ये दूसरी बात है। पावर की एग्जिस्टेंस होना इसको जस्टिफाई नहीं करती है कि वो अरेस्ट भी किया जाएगा। कहने का मतलब है कि कोई भी अरेस्ट तब तक नहीं होगी जब तक वहां पर एक रीजनेबल सेटिस्फेक्शन नहीं हो जाती है। जैसे मान लो कि कोई अगर मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स का मामला है, पत्नी ने 498 ए में पूरी फैमिली के ऊपर केस कर दिया है, पूरी फैमिली के अंदर पूरी फैमिली को उसके अगेंस्ट एफआईआर लॉन्च कराई है, लेकिन वहां पर पुलिस ने ये देखना होगा कि यहाँ पर एक रीजनेबल सेटिस्फेक्शन है, जो एलिगेशन है, जो एलिगेशंस लगाए गए हैं उनकी जेन्युइननेस को देखना है, उनकी जेन्युइननेस को देखना है। ओनली देन द पावर ऑफ अरेस्ट इज जस्टिफाइड। तो वहां ओनली देन अरेस्ट इज जस्टिफाइड। तो यहाँ पर आपने ये याद रखना है कि रीजनेबल सेटिस्फेक्शन शुड बी देयर, नो अरेस्ट शुड बी मेड without a reasonable satisfaction as to the genuineness of allegation, right? अब यहाँ पर कोर्ट ने आगे अर्नेस्ट कुमार की जजमेंट में और क्या कहा है मैं बताता हूँ आपको। अर्नेस्ट कुमार की जजमेंट में कोर्ट ने ये भी कहा है कि जो मैजिस्ट्रेट हैं, जो सेक्शन 167 में जो डिटेंशन में भेजा जाता है, जो आपने पढ़ा है 167 में, जहाँ 14 डेज कस्टडी दी जाती है उसकी, या फिर उसको डिटेंशन में जो ऑथराइज किया जाता है, चाहे पुलिस कस्टडी हो या जुडिशियल कस्टडी हो, तो वहां पर भी उसको भी कोर्ट ने मैजिस्ट्रेट के लिए भी कहा है अर्नेस्ट कुमार के केस में कि मैजिस्ट्रेट हैज टू बी फर्स्ट सेटिस्फाइड दैट द अरेस्ट मेड इज लीगल एंड इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। इफ अरेस्ट इज नॉट मेड इन अकॉर्डेंस विद द सेक्शन 41, then magistrate is duty bound not to authorize further detention of accused। कहने का मतलब है कि अगर पुलिस ने सेक्शन 41 को फॉलो नहीं किया है, 41 की जो अमेंडमेंट्स हैं उनको फॉलो नहीं किया है, जो डिटेंशन है वो इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के वायलेशन में है, लीगल नहीं है, तो वहां पर भी मैजिस्ट्रेट बाउंड नहीं है कि 167 में उसके पास लाया गया तो उसको पुलिस कस्टडी में भेज ही देना है या उसको जुडिशियल कस्टडी में भेज देना है। तो वहां पर कोर्ट ने भी, मैजिस्ट्रेट ने भी फर्स्ट उसको सेटिस्फाई करना है। तो ये आपको क्वेश्चन का आंसर मिल गया। और जो वेरी सबसे इंपॉर्टेंट जो इस पॉइंट के ऊपर केस था वो था अर्नेस्ट कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का। अब इसमें नेक्स्ट केस में आपको और भी बता देता हूँ कुछ जजमेंट्स। दिस जजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इस क्वेश्चन में भी कहा गया है कि एपेक्स कोर्ट की डिसीजन से आप बताएं, इस क्वेश्चन का आंसर करें। तो अर्नेस्ट कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार को एक्सप्लेन करके आप इसका आंसर कर सकते हैं। अब इसमें एक दो जजमेंट्स और मैं आपको बता देता हूँ। एक जजमेंट है आपका सोशल एक्शन फोरम और मानवाधिकार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये 2018 की जजमेंट है, ये इसके बाद की जजमेंट है, अर्नेस्ट कुमार के बाद की जजमेंट है। इसमें भी ये कहा गया है नो अरेस्ट, क्या कहा गया है, नो अरेस्ट कैन बी मेड इन अ रूटीन मैनर। इसमें भी यही कहा गया है कि सिर्फ एलिगेशन के आधार पर, ऑन अ मेयर एलिगेशन ऑफ ऑफेंस मेड अगेंस्ट अ पर्सन। इसमें भी सोशल एक्शन फोरम फॉर मानवाधिकार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में भी यही कहा गया है कि सबसे पहले कोर्ट ने सेटिस्फाई कर लेना है खुद को कि जो एलिगेशंस लगाए गए हैं वो जेन्युइननेस उसकी क्या है, वो बोनाफाइड है, वो जेन्युइन है, रीजनेबल है, कि इस ये व्यक्ति इन्वॉल्व है, वो उसकी कॉम्प्लिसिटी है उस क्राइम में, ले तभी उसको अरेस्ट करना उसको जस्टिफाइड है, अदरवाइज अरेस्ट उसको नहीं किया जाएगा।
कि नॉन बेलेबल ऑफेंस है, कॉग्निजेबल ऑफेंस है, उसकी एलिगेशंस लगा दी गई और रूटीन मैनर में उसको अरेस्ट कर लिया गया। तो कहने का मतलब है कि अब यहाँ पर पुलिस ने अरेस्ट करने से पहले एक रीजनेबल सेटिस्फेक्शन के ऊपर पहुंचना पड़ेगा, वहां पर उसको देखना पड़ेगा कि वहां पर उस चीज को कि वो है या नहीं, वहां पर वो एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, राइट। तो ये था आपका दो केस। एक तीसरी जजमेंट और मैं आपको बता देता हूँ सुप्रीम कोर्ट की, वो भी आप देख सकते हैं। जगन्नाथ सिंह वर्सेस अजय उपाध्याय, जगन्नाथ सिंह वर्सेस अजय उपाध्याय। इस पॉइंट 2006 की जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की, जगन्नाथ सिंह वर्सेस अजय उपाध्याय। इसको भी आप देख सकते हैं इस पॉइंट के ऊपर, राइट। इसके अलावा जो दो लैंडमार्क जजमेंट है, हम कई सारे वैसे भी हम पढ़ते हैं इसको, जिसके बाद अमेंडमेंट्स भी हुई थी। जोगिंदर कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, डी के बासु वर्सेस स्टेट ऑफ बंगाल, ये भी आप देख सकते हैं, जिसमें अरेस्ट को लेकर गाइडलाइंस हैं। नेचुरली उसके बाद ही वहां पर अमेंडमेंट भी हुई थी सेक्शन 41 में। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 15 जो कि अरेस्ट से रिलेटेड। ओके, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 एविडेंस एक्ट से है। एग्जामिनेशन इन चीफ, क्रॉस एग्जामिनेशन और री एग्जामिनेशन से रिलेटेड है क्वेश्चन नंबर 16। नाउ वी विल गो आफ्टर क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है एक्सप्लेन द स्कोप ऑफ एग्जामिनेशन इन चीफ, क्रॉस एग्जामिनेशन एंड री एग्जामिनेशन अंडर एविडेंस एक्ट, स्टेट ब्रीफली देयर ऑब्जेक्ट। मतलब दो पार्ट में है इस क्वेश्चन का, दो पार्ट में है ये क्वेश्चन। फर्स्ट पार्ट में ये कह रहा है कि एग्जामिनेशन इन चीफ और क्रॉस एग्जामिनेशन और री एग्जामिनेशन का स्कोप क्या है, और सेकंड पार्ट में ये पूछ रहा है कि उसके ऑब्जेक्ट्स क्या है। मतलब स्कोप एंड ऑब्जेक्ट दोनों ही पूछ रहा है। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे इसको वैसे ही, एग्जामिनेशन इन चीफ, क्रॉस एग्जामिनेशन और री एग्जामिनेशन तीनों को डिस्कस करेंगे, और साथ साथ उनके जो स्कोप हैं और ऑब्जेक्ट हैं उनको भी अलग अलग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि ये प्रोविजन कहाँ मिलेगा आपको। तो ये मिलेगा आपको सेक्शन 137, 138 ऑफ एविडेंस, 137 और 138 ऑफ एविडेंस एक्ट में मिलेगा। ये देखो, ये ना इसको इसको किस ऑर्डर में कंडक्ट किया जाता है इसको भी समझ सकते हो। एग्जामिनेशन इन चीफ जो है आपका, एग्जामिनेशन इन चीफ वो सबसे पहले है, उसके बाद क्रॉस एग्जामिनेशन है, और उसके बाद री एग्जामिनेशन है। सबसे पहले एग्जामिनेशन इन चीफ, उसके बाद क्रॉस एग्जामिनेशन, उसके बाद री एग्जामिनेशन, ये इसकी ऑर्डर होती है। विटनेस जो कोर्ट में लाया गया है, गवाही जो देनी है उसकी, सबसे पहले जिसने लाया है वो उसकी एग्जामिनेशन इन चीफ करेगा, उसके बाद एडवर्स पार्टी उसकी क्रॉस एग्जामिनेशन करेगी, अगर कुछ नई बात निकल कर आई है तो फिर उसकी री एग्जामिनेशन होगी। ये इसकी सिंपली इसका ऑर्डर है जो कि हम सबको पता है, जो भी मेंस के एग्जाम में अपीयर होने जा रहे हैं। अब इसमें देखो, इसको समझते हैं एक एक करके। पहले समझते हैं एग्जामिनेशन इन चीफ को। अब ये एग्जामिनेशन इन चीफ, इसके स्कोप और ऑब्जेक्ट दोनों को देखेंगे साथ साथ, ठीक है। एग्जामिनेशन इन चीफ में ये तो बात पक्की है कि जिसने कॉल किया है, पार्टी हु कॉल्स, एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस बाय द पार्टी हु कॉल्स हिम। एग्जामिनेशन इन चीफ क्या हुआ? बाय द पार्टी हु कॉल्स हिम। अब ये कहने का मतलब है कि अब ये इसकी और इसका ऑब्जेक्ट क्या है? इसका ऑब्जेक्ट ये है एग्जामिनेशन इन चीफ का, जो विटनेस है, जिसकी गवाही पर, जिसके जिसके पास जो, जिसके नॉलेज में, विटनेस के नॉलेज में जो मटेरियल फैक्ट्स हैं, जो मटेरियल फैक्ट्स उसके नॉलेज में हैं, उसको कोर्ट के सामने लाना अपने केस को प्रूव करने के लिए, बाय द पार्टी हु कॉल्स हिम, जो कह रहा है कि इसने देखा है, ये आई विटनेस है, इसने मर्डर को देखा है, तो वो बताएगा कैसे देखा है। अब उसके बाद जो दूसरी पार्टी वो पूछेगी, वहां पर रोशनी नहीं थी, तुमने कैसे देखा कि एक्स ने ही मारा था? तुमने कैसे देखा कि कुल्हाड़ी से मारा या चाकू से मारा? तुमने कैसे देखा बिना, तुमने कैसे देखा वहां पर शाम का समय था या तो अंधेरा हो चुका था? कई सारे सवाल हो सकते हैं। कहने का मतलब है कि जी इसमें तो दोनों बातें मैंने कह दी, लेकिन एग्जामिनेशन इन चीफ में जो विटनेस है वो कौन ला रहा है? एग्जामिनेशन इन चीफ में जो पार्टी उसको ला रही है उसने ही उसको एग्जामिन करना है, और ये वहां से जो भी मटेरियल फैक्ट्स उसके नॉलेज में है उसको प्रूव करने के लिए, उस केस को प्रूव करने के लिए
वो वहां पर कोर्ट के सामने लाया जाएगा। जो कोर्ट उसके बाद जो निकल कर आएगा वो एग्जामिनेशन इन चीफ, उसकी वही उसका क्या कहलाता है, एग्जामिनेशन इन चीफ कहलाता है। अब अगर मान लो यहाँ पर एक सवाल उठता है कि किसी पर्टिकुलर फैक्ट्स के ऊपर उसकी क्रॉस एग्जामिने उसकी एग्जामिनेशन इन चीफ हुई है, लेकिन उसकी क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं हुई है, तो उस केस में क्या होगा? अगर किसी विटनेस की एग्जामिनेशन इन चीफ नहीं हुई है, ऐसे समझो, सॉरी, एग्जामिनेशन इन चीफ नहीं हुई है उस पर्टिकुलर फैक्ट्स के ऊपर, और वो क्रॉस एग्जामिन भी नहीं किया गया है, तो वैसे वो जो मटेरियल फैक्ट्स है, वो जो पर्टिकुलर फैक्ट है या इश्यू है, तो उसके बेसिस पर कोई भी फाइंडिंग कोर्ट नहीं देगी। अगर उस पॉइंट के ऊपर फेल्योर है, वहां पर जो जिस पार्टी ने कॉल किया है उसकी विफलता है कि वो उसने उस पर्टिकुलर फैक्ट्स के ऊपर उसकी 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 उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं किया है, उसकी फिर क्रॉस एग्जामिनेशन भी नहीं हुई है, तो वहां पर उसके उसके ऊपर कोई फाइंडिंग भी नहीं दी जाएगी। क्योंकि ये जो एग्जामिनेशन इन चीफ है, ये रेलिवेंट फैक्ट्स पर ही होगा, ये रेलिवेंट फैक्ट्स पर ही होगा। जो वैसे क्वेश्चंस जो रेलिवेंट होंगे उन्हीं वैसे ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, टू बी प्रूव्ड, इट इज टू बी प्रूव्ड बाय विटनेस। ये रेलिवेंट आपको पता है कि क्या रेलिवेंट होता है, हमने और उसका सेक्शन 5 to 55 में इसके बारे में बताया भी किया है, इसको डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा। अब इसमें यहाँ पर जैसे मान लो एक पॉइंट और यहाँ बता दूं, अगर मान लो कि कोई एविडेंस दी गई है एफिडेविट के ऊपर, अगर कोई एविडेंस एफिडेविट के ऊपर दी गई है, तो एफिडेविट के ऊपर जो एविडेंस दी गई है, तो वहां पर वो माना जाएगा कि जो एफिडेविट है वही उसकी डिपोजिशन है, वही उसकी डिपोजिशन है, और वहां पर ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि उसको एग्जामिनेशन चीफ उसकी कराई जाए। ये बात कही थी सुप्रीम कोर्ट ने मांडवी कॉरपोरेशन बैंक लिमिटेड वर्सेस निमेश डी ठाकुरे, 2010 की जजमेंट है। मांडवी कॉरपोरेशन बैंक लिमिटेड वर्सेस निमेश डी ठाकुरे। Person giving evidence on affidavit can be subject to cross examination. His affidavit is deposition in itself, and it is not necessary for him to depose in examination in chief. कहने का मतलब है कि उसी बेसिस पर उसकी क्रॉस ही कैन बी सब्जेक्टेड टू द क्रॉस एग्जामिनेशन जो एफिडेविट के ऊपर उसकी डिपोजिशन है, राइट। अब आ जाते हैं इसके सेकेंड पॉइंट के ऊपर, क्रॉस एग्जामिनेशन के ऊपर। ये सेक्शन 137 और 138 दोनों में ही साथ साथ एक्सप्लेन हो रहा है। 137 में इसके बारे में बताया गया है, 137 में कि ये क्या है, एग्जामिनेशन इन चीफ कौन कर सकता है, और 138 में ये बताया गया है कि इट मस्ट रिलेट टू रेलिवेंट फैक्ट्स, राइट। अब आ जाओ क्रॉस एग्जामिनेशन के ऊपर। क्रॉस एग्जामिनेशन क्या है, इसमें भी सेक्शन 137 को जब आप देखेंगे तो 137 क्या कहता है, इसमें जो एग्जामिनेशन हो गई उसकी एडवर्स पार्टी के द्वारा जो एग्जामिनेशन होगी उसको क्या कहेंगे, क्रॉस एग्जामिनेशन कहेंगे। अब यहाँ पर एक बात और आती है, सेक्शन 154 भी आ जाता है यहाँ पर। अगर मान लो विटनेस हॉस्टाइल हो गया, अगर विटनेस हॉस्टाइल हो गया तो क्रॉस एग्जामिनेशन हो सकती है अपने विटनेस की भी, ओन विटनेस की भी, विद द लीव ऑफ द कोर्ट, कोर्ट की परमिशन लेकर वहां पर हो सकती है। सेक्शन 154 में अगर वो हॉस्टाइल हो गया विटनेस, वैसे तो क्या है कि जो एग्जामिनेशन इन चीफ हो गई विटनेस की, एडवर्स पार्टी ने उसको क्रॉस एग्जामिनेशन करना है, लेकिन अब उसी पार्टी ने, जिस पार्टी ने उस विटनेस को प्रोड्यूस किया था, जिसने एग्जामिनेशन इन चीफ करी थी उसकी, अगर वो हॉस्टाइल हो जाता है तो विद द लीव ऑफ द कोर्ट वो क्रॉस एग्जामिनेशन अपने विटनेस की भी, उस विटनेस को जो जिसको उसने खुद लाया है उसकी भी कर सकती है, राइट। तो यहाँ पर अब इसमें कहोगे कि क्या क्रॉस एग्जामिनेशन जरूरी है, होना ही चाहिए? अगर मान लो कि एग्जामिनेशन इन चीफ हो गई और अपोजिट पार्टी ने, एडवर्स पार्टी ने उसकी क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं की, तो क्रॉस एग्जामिनेशन ऑर्डर में सेकंड आता है, पहले एग्जामिनेशन इन चीफ है उसके बाद क्रॉस एग्जामिनेशन है।
तो यहाँ पर जुवार सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी की जजमेंट मैं आपको बता दूं सुप्रीम कोर्ट की, जुवार सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी, जुवार सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी, ये 1981 की जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की। इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि इफ द एडवर्स पार्टी वॉलेंटरली डज नॉट क्रॉस एग्जामिन एनी विटनेस ऑन एनी पॉइंट, it leads to the inference that the other party accepts the truth of the statement provided his testimony is reliable। मतलब जो अगर ये माना जाएगा, ये इन्फ्रेंस ड्रॉ किया जाएगा कि अगर वो क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं करता है किसी पॉइंट के ऊपर, तो उसने ये मान लिया है कि वो जो बात कही जा रही है, जो विटनेस ने कहा है, वो सत्य है। इसमें यहाँ पर दूसरी बात, दूसरा कंक्लूजन ये ड्रॉ कर सकते हो आप कि एडवर्स पार्टी के लिए ऐसा जरूरी नहीं है कि वो क्रॉस एग्जामिनेशन करे ही, मे और मे नॉट, दोनों बातें वो कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, राइट। अब यहाँ पर सेक्शन 140 भी आप देख सकते हैं, विटनेस एज टू कैरेक्टर में आल्सो भी क्रॉस एग्जामिन। अब इसका ऑब्जेक्ट क्या है, व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन, क्यों क्रॉस एग्जामिनेशन किया जाएगा? क्रॉस एग्जामिनेशन किया जाएगा उसको इम्पीच करने के लिए, क्योंकि क्रॉस एग्जामिनेशन का उद्देश्य क्या है कि वो एक्यूरेट है या नहीं, उसकी एक्यूरेसी को, उसकी क्रेडिबिलिटी को, उसकी वैल्यू को, राइट, क्या करना है, इम्पीच करना है। वो गलत बोल रहा है, कोर्ट के सामने प्रूव करना है, ये क्रेडिबल नहीं है, इसके ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता है, जो ये उसका एविडेंस दिया गया है ये काफी नहीं है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, ये यहाँ पर ये एडमिसिबल ही नहीं है। कहने का मतलब है कई सारी बातें हो सकती हैं, जैसे एग्जामिनेशन इन चीफ में मैंने आपको बताया था कि ये रेलिवेंट फैक्ट्स के ऊपर ही हो सकती है, लेकिन क्रॉस एग्जामिनेशन के साथ ऐसा नहीं है। क्रॉस एग्जामिनेशन का जो स्कोप है ये वाइडर है एग्जामिनेशन इन चीफ से। एग्जामिनेशन इन चीफ रेलिवेंट फैक्ट्स के ऊपर ही हो सकता है, लेकिन क्रॉस एग्जामिनेशन का जहां तक सवाल है, ये क्रॉस एग्जामिनेशन, ये तो बात ठीक है कि रेलिवेंट फैक्ट्स के ऊपर हो सकती है, लेकिन ये कन्फाइंड नहीं होगी उसी पॉइंट के ऊपर जिसका एग्जामिनेशन इन चीफ हुआ है, जिस पॉइंट के ऊपर, ये दूसरी बातें भी हो सकती है। मतलब जैसे इसको एग्जांपल से समझो कि जो एक 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 पॉइंट, एक एक जिसके ऊपर विटनेस को एग्जामिन किया गया एग्जामिनेशन इन चीफ में, तो क्रॉस एग्जामिनेशन भी कन्फाइंड होगा उसी पॉइंट के ऊपर, ऐसा जरूरी नहीं है। क्रॉस एग्जामिनेशन का स्कोप वाइडर है। ये इसमें यहाँ पर ये जो उसको वेरासिटी को चेक करने के लिए, इवन वो है कौन, उसकी पोजीशन क्या है लाइफ में, उसको उसके उसके कैरेक्टर को इंजर्ड करने के लिए भी ऐसे कोई सवाल पूछे जा सकते हैं कि तुमने ऐसा किया था क्या, तुमने पहले भी फॉर्जरी करी थी, कोई धोखा दिया था, कई सारी बातें हो सकती हैं। इट कैन एक्सटेंड टू रेंज ऑफ रेलिवेंट फैक्ट्स। तो वहां पर आप इससे रिलेटेड आप सेक्शन 146 भी आप देख सकते हैं, 146 भी इसमें देख सकते हैं, 145 और 146 को क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए, सेक्शन 145 और 146 ऑफ एविडेंस एक्ट को भी आप रीड कर सकते हैं, राइट। अगर मान लो कि अब यहाँ पर एक सवाल और उठता है कि अगर क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए वो आया ही नहीं विटनेस, जिस विटनेस की एग्जामिनेशन इन चीफ हुई है, और वो क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए उसको दी गई अपॉर्चुनिटी, उसको उसको बुलाया गया लेकिन वो आया ही नहीं, तो उस केस में क्या होगा, हिज एविडेंस बिकम्स वैल्यूलेस। इन दोज केसेस हिज एविडेंस बिकम्स वैल्यूलेस वेयर विटनेस फेल्स टू अपीयर फॉर क्रॉस एग्जामिनेशन। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है, गोपाल सरवन वर्सेस सत्यनारायण, 1988 की जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर, दैट इज री एग्जामिनेशन। अब देखो री एग्जामिनेशन क्या है। री एग्जामिनेशन, री एग्जामिनेशन आप समझ गए आप कि 137 में जो बात कही गई ऑर्डर में, अब एग्जामिनेशन इन चीफ हो गई, क्रॉस एग्जामिनेशन हो गया। अब री एग्जामिनेशन में क्या है कि अगर क्रॉस एग्जामिनेशन से कोई एम्बिग्विटी निकल कर आ गई है, वो कहना कुछ और चाह रहा था, बात कुछ और बन गई,
क्रॉस एग्जामिनेशन में कुछ और बात निकल गई तो अस्पष्ट है, एम्बिग्विटी आ गई कोई निकल कर, तो वहां पर उस एम्बिग्विटी को क्या करना है, क्लियर करना है री एग्जामिनेशन से। अब ये ऑर्डर में री एग्जामिनेशन कौन करेगा, फिर ये जो जो पार्टी लाई थी उसको, क्योंकि क्रॉस उसने लाया था, एग्जामिनेशन इन चीफ हुआ पहले, फिर क्रॉस एग्जामिनेशन एडवर्स पार्टी ने किया, अब दोबारा से कोई एम्बिग्विटी आ गई, तो अब उसको क्या करना है, री एग्जामिनेशन करना है। अब यहाँ पर री एग्जामिनेशन जो है वो उसी वहां पर ये कन्फाइंड होगा जो क्रॉस एग्जामिनेशन में जो ड्रॉ किया गया है, जो एक्सप्लेनेशन आई है, जो यूज किए गए हैं विटनेस ने। अगर वहां पर कोई संदेह है तो वहां पर क्रॉस एग्जामिनेशन उसी पॉइंट के ऊपर, उसी एक्सप्लेनेशन के ऊपर की जाएगी। लेकिन हाँ, 138 को जो आप रीड करते हैं, 138(3) को जो आप रीड करते हैं, पैरा 3 को, तो वहां पर आप ये देखेंगे कि कोई न्यू मैटर्स मे however be introduced by the permission of the court, and if that is done, adverse party has a right to cross examination the witness on that point. न्यू मैटर्स इंट्रोड्यूस किए जा सकते हैं बाय द परमिशन ऑफ कोर्ट, और अगर ऐसा किया गया है तो एडवर्स पार्टी को भी राइट होगा क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ द विटनेस ऑन दैट पॉइंट। राइट, तो ये था आपका सेक्शन 137 138। नाउ कम टू सेक्शन 6, क्वेश्चन नंबर 16 भी कई पार्ट्स में है, शॉर्ट नोट्स लिखने हैं, तो उसमें अब नेक्स्ट है आपका हियर से एविडेंस। क्वेश्चन नंबर 16 में ही, क्वेश्चन नंबर 16 कई पार्ट्स में है, बी 1 2 3 4, इसमें कुछ शॉर्ट नोट्स हैं 4। हियर से एविडेंस, तो स्टाइल विटनेस, लीडिंग क्वेश्चन और सेट ऑफ, ये 4 हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हियर से एविडेंस को। अब देखो हियर से एविडेंस को, हियर से सुनने से ही लगता है किसी ने कहा है, हियर से ऐसा पता लगता है सुनने से ही कि हियर से एविडेंस कहने का मतलब है किसी ने कहा है, या फिर दो दो बातें हो सकती हैं हियर से कहने से, या तो वो सुना गया है, राइट, या फिर कोई इंफॉर्मेशन है जो कहीं और से आई है, समवन एल्स। एक्स ने वाई से कहा कि जेड ने मर्डर किया है, या फिर इसने खुद से अपने सुना। तो ये एक्सप्रेशन कहने का मतलब है कि जो पर्सन ने कहते हुए सुना, जैसे खुद से उसने एक्सीडेंट को नहीं देखा है, लेकिन जब वो वहां पर पहुंचा तो देखा कि लोग बातें कर रहे थे कि एक्सीडेंट हुआ है, उसने सुना इसके बारे में। उसने खुद से नहीं देखा है कि इसने इसको चाकू मारा, लेकिन जब वहां पहुंचा तो लोग आपस में बातें कर रहे थे, वो कह रहा था कोई कि चाकू मारा, या फिर उसको किसी ने कहा कि एक्स ने वाई का मर्डर किया था, एक्स ने वाई के घर से चोरी की थी, कहने का मतलब सो ऑन, कई सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। तो हियर से एविडेंस की जब बात आती है, तो हियर से एविडेंस में जब आप लिखते हैं इसको, तो पहली बात जो आप लिखते हैं कि हियर से एविडेंस कहने का मतलब क्या है कि whatever a person is heard to say, or whatever a person declares on information given by someone else, that is hearsay evidence. hearsay evidence कहने का मतलब ये भी है कि जो स्टेटमेंट है विटनेस की, वो उसके पर्सनल नॉलेज पर नहीं है, वो उसने किसी से सुना है, heard. That statement is not based on his personal knowledge, but on what he heard from others. जो उसने दूसरे से सुना है, ये डेरिवेटिव एविडेंस है, ये डिराइव करता है अपन जो दूसरे जो एविडेंस वहां से लिए गए हैं, जहां से लिए गए हैं। जैसे एक डायरेक्ट एविडेंस होता है जो उसने खुद से देखा, जो उसने खुद से देखा, वो बेस्ट एविडेंस है, उसकी क्रॉस एग्जामिनेशन होगी। लेकिन इसमें तो इसने तो किसी ने कहा है, वो तो अवेलेबल है नहीं क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए। तो ये जो एविडेंस है, ये डेरिवेटिव एविडेंस होते हैं, और ये ओनली इन एक्सेप्शनल केसेस। दिस इज डेरिवेटिव एविडेंस एंड एडमिटेड ओनली इन एक्सेप्शनल केसेस। एक्सेप्शनल केसेस में ही इसको एडमिट किया जाता है।
तो हियर से एविडेंस कहने का मतलब है कि ये जनरली क्या है, एडमिसिबल नहीं होता है, इनएडमिसिबल होता है। इसके लिए आप कौन से सेक्शन को देख सकते हैं, सेक्शन 60 को देख सकते हैं, राइट। सेक्शन 60 आपका प्रिंसिपल ऑफ एक्सक्लूजन ऑफ हियर से है। वहां पर ये क्लियरली कहा गया है कि जो ओरल एविडेंस है, सॉरी, जो जो डायरेक्ट एविडेंस है वो वही अलाउ की जाएगी। जो हियर से एविडेंस है वो उसको प्रोहिबिट करती है, बिकॉज हियर से एविडेंस रेस्ट्स अपॉन द कॉम्पिटेंसी ऑफ सम अदर पर्सन। क्योंकि उस दूसरे व्यक्ति ने देखा है, उसने खुद से नहीं सुना कि किसी ने किसी को गाली दी, लेकिन दूसरे व्यक्ति ने कहा कि इसने इसको गाली दी। ऐसे एविडेंस डायरेक्ट नहीं होते हैं। डायरेक्ट एविडेंस कहने का मतलब उसने खुद से देखा कि इसने इसको गाली दी, खुद से सुना उसने इसको गाली दी, लेकिन वो कहीं और से किसी और विटनेस से वो नॉलेज डिराइव कर रहा है कि इसने उसको गाली दी। तो कहने का मतलब है कि सेक्शन 60 से 60 जो है, सेक्शन 60 अलाउज ओनली डायरेक्ट एविडेंस एंड प्रोहिबिट्स हियर से एविडेंस। क्योंकि बेस्ट एविडेंस क्या है, जो मेकर ऑफ द स्टेटमेंट है, जिसने उसको देखा है, वही वहां पर उसको उसके बारे में बताया। इसकी वजह ये भी है, जैसे कई सारी वजह हैं, इसको क्रॉस एग्जामिनेशन पे टेस्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसने खुद देखा नहीं, वो खुद से वो कह रहा है कि दूसरे ने देखा है, वो ओथ के ऊपर नहीं दी गई है वो स्टेटमेंट। अब सुनने में कई बार क्या हो सकता है कि वो, जैसे मान लो कि जो सुना गया है वो इम्परफेक्टली सुना जा सकता है, तरीके से नहीं सुना गया हो, या फिर उसने जो उसने कहना चाहा है वो कहा नहीं, वो समझा नहीं गया हो, मिसअंडरस्टूड, या फिर जो उसने इंटरप्रेट किया है वो भी अलग हो सकती है, कुछ और मतलब ये कई सारी बातें हो सकती है, मतलब वो कहना कुछ और चाह रहा था, इसने कुछ और सुन लिया। तो कहने का मतलब है कि ये इट इंक्रीजेस द अपॉर्चुनिटी ऑफ फैब्रिकेशन, दैट्स व्हाई हियरसे एविडेंस इज जनरली इनएडमिसिबल। हियरसे एविडेंस इज मेड इनएडमिसिबल by incorporating the principle of exclusion of hearsay under section 60 of evidence act, right। अब आ जाओ इसमें दूसरे पॉइंट के ऊपर कि इसकी एक्सेप्शंस क्या है, कहाँ ये एडमिट होता है, कहाँ हियरसे। जनरल रूल तो यही है कि इट मस्ट बी डायरेक्ट, डायरेक्ट एविडेंस नहीं है तो वो एडमिसिबल नहीं है, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शंस में आपको बता देता हूँ, सेक्शंस बता देता हूँ, आप सेक्शन रीड कर लेना, ये सारे सेक्शंस इसके एक्सेप्शंस में आते हैं। एविडेंस एक्ट के सेक्शन 6 ऑफ एविडेंस एक्ट, जहाँ पर रेस जेस्टे की बात की जा रही है, जो सेम ट्रांजेक्शन होता है वहां पर वैसे केसेस में, जैसे कि मान लो कि उसने देखा तो नहीं ट्रक को कि ट्रक ने उसको धक्का मारा, वहां पर एक एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन उसने क्या हुआ, जो स्पीडिंग ट्रक को उसने देखा और उसके बाद डिसीज ने ही बताया उसको कि क्या हुआ था उसके साथ, या इंजर्ड ने ही बताया। जैसे कि मान लो कि आप किसी गली से बाहर निकले, निकलते ही आपने देखा कि एक कार बहुत तेजी से गुजर रही है, और उसके बाद आपने तुरंत देखा कि एक सामने एक व्यक्ति पड़ा हुआ है, उसको चोट लगी, और वहां पहुंचते ही उसने कहा कि इसने ही मुझे, इस कार ने ही टक्कर मार दी। आपने भले ही कार को टक्कर मारते हुए नहीं देखा उस व्यक्ति को, लेकिन आपने स्पीडिंग कार को जाते हुए देखा है, और उसके तुरंत बाद आपको इंजर्ड ने ये बताया। तो ये सेम ट्रांजेक्शन है। सेक्शन 6 आप इसके लिए पढ़ सकते हैं, रेस जेस्टे पढ़ सकते हैं, मैंने एक वीडियो भी बनाई है रेस जेस्टे के ऊपर, आप वो भी देख सकते हैं। जो एडमिशंस कन्फेशन होते हैं सेक्शन 17 टू 31, वो भी यहाँ पर आते हैं, जो आउटसाइड द कोर्ट एडमिशंस और कन्फेशंस होते हैं। उसके बाद आपका सेक्शन 32 33 भी आता है इसमें, ये एक्सेप्शन में 32 33 में जो आपका डाइंग डिक्लेरेशन है। उसके बाद जो एक्सपर्ट्स एविडेंस है सेक्शन 45 टू 51 में, वो भी है आपका इसमें आता है। और राइट, तो ये सारे जो है आपके ये एक्सेप्शंस हैं, आप इन सारे सेक्शंस को देख सकते हैं, तो हियर से एविडेंस की एक्सेप्शन में आते हैं, वहां पर हियर से एविडेंस एडमिसिबल होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 का नेक्स्ट जो आपका है वो है क्वेश्चन। नेक्स्ट इज होस्टाइल विटनेस। नेक्स्ट आपका आता है होस्टाइल विटनेस, क्वेश्चन नंबर 16 बी। बताया भी था थोड़ा आपको होस्टाइल विटनेस के बारे में,
बता देता हूँ सेक्शन 54 के बारे में। होस्टाइल विटनेस क्या होता है? अभी आपने समझा होस्टाइल विटनेस को कि जिसने लाया उसी के अगेंस्ट गवाही दे दी। मैं लॉयर हूँ, मैंने जिसको लाया अपने केस को प्रूव करने के लिए कोर्ट में, उसने ही कोर्ट में मेरे अगेंस्ट बात कर दी, केस में मेरे फेवर में नहीं गई उसकी स्टेटमेंट। तो ये ऐसे जो विटनेस होंगे ये क्या हो जाएंगे? होस्टाइल विटनेस हो जाएंगे। से कहाँ बात की गई है इसके बारे में? सेक्शन 154 में, सेक्शन 154 ऑफ एविडेंस एक्ट में। क्योंकि विटनेस वैसे मैं बता दूं आपको कि एविडेंस एक्ट में ये वर्ड आपको नहीं मिलेगा। सेक्शन 154 जब आप देखोगे तो वहां पर आपको कोई ऐसा वर्ड नहीं मिलेगा कि होस्टाइल विटनेस ये लिखा हुआ है। बट होस्टाइल विटनेस कहने का ही मतलब है कि वहां पर वो कोर्ट में अपोजिट बात कर रहा है, उसका जो कंडक्ट है, उसकी जो एटीट्यूड है, उसका जो डेमनर है, उसकी जो अनविलिंगनेस है, वो आंसर नहीं देना चाहता, वो सत्य नहीं बताना चाहता कोर्ट्स को, तो वहां पर ये कहा जाता है कि ही इज अनफ्रेंडली टू द पार्टी कॉलिंग हिम। द पार्टी हु इज कॉलिंग हिम एज अ विटनेस, दैट विटनेस इज अनफ्रेंडली। ऐसा नहीं है कि उसकी सिर्फ इस वजह से वो होस्टाइल हो जाता है कि वो वहां पर उसकी बातें सपोर्ट नहीं कर रही है जो उसको ले गया है कोर्ट में। नहीं, होस्टाइल विटनेस वो नहीं होता है। होस्टाइल विटनेस, ध्यान से समझना इस पॉइंट को, होस्टाइल विटनेस सिर्फ इस वजह से नहीं होता है कि हिज टेस्टिमनी डज नॉट सपोर्ट द केस ऑफ द पार्टी हु कॉल्ड हिम इन कोर्ट। बट होस्टाइल विटनेस वो होता है हु इज नॉट रेडी टू टेल द ट्रुथ। कोर्ट को वो सही नहीं बताना चाहता, उसका जो कंडक्ट है, उसकी जो डेमनर है, वो कह रहा है कि वो कुछ और बातें करना चाहता है, वो सत्य नहीं बताना चाहता, वो अलग दिशा में बात करना चाहता है, उससे उस चीज को इंटरप्रेट किया जाएगा। सेक्शन 154 के लिए एक एक जजमेंट में आपको बता देता हूँ, गोविंदा वर्सेस स्टेट की 2012 की जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की, गोविंदा वर्सेस स्टेट। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया है कि सेक्शन 154 ऑफ एविडेंस एक्ट lays down that a person cross examining his own witness can rely on any part of evidence of such witness। एनी पार्ट मतलब किसी पार्ट के ऊपर वो रिलाई भी कर सकता है। जैसे अगर मान लो दो पार्ट में एविडेंस को, अगर अगर आप उसको तो ब्रेक करते हो, सेग्रीगेट करते हो उसके उसके स्टेटमेंट्स को, तो वहां पर ऐसा नहीं है कि उसको एक बात उसने मतलब एक स्टेटमेंट उसकी फॉल्स है तो सारी स्टेटमेंट उसकी डिस्कार्ड कर दी जाएगी। नहीं, उसकी आउटराइटली रिजेक्ट नहीं किया जाएगा। उस एविडेंस को, होस्टाइल विटनेस के एविडेंस को आउटराइटली रिजेक्ट नहीं किया जाएगा, बल्कि दोनों पार्टीज उसके ऊपर, उस पार्ट के ऊपर रिलाई करेंगी जो उसके केस को असिस्ट करता हो। राइट? एविडेंस ऑफ होस्टाइल विटनेस will not be outrightly rejected by the court, and both parties are entitled to rely on such part of evidence which assist their case। गोविंदा वर्सेस स्टेट 2012 सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है ये। राइट? एक और जजमेंट इस पर आप देख सकते हैं, कोहली वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात, ये 2000 की जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की। सेक्शन 154 को जो आप रीड करेंगे तो ये कहती है, इट अलाउज अ पार्टी विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट, विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट को अंडरलाइन कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, टू क्रॉस एग्जामिन हिज ओन विटनेस, उसी विटनेस को, इन द सेम वे एज द एडवर्स पार्टी। इन द सेम वे एज द एडवर्स पार्टी कहने का मतलब वो लीडिंग क्वेश्चन पूछ सकता है। सेक्शन 143 में, 143 में लीडिंग क्वेश्चंस जो होते हैं वो भी पूछे जा सकते हैं। टू कॉन्ट्राडिक्ट हिज प्रीवियस स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 145 एंड टेस्ट हिज वेरासिटी अंडर सेक्शन 146। राइट? तो 154 of evidence act allows a party with the permission of the court, with the permission of court, to cross examine his own witness in the same way as the adverse party। राइट? ये सिचुएशन तब आ जाती है जबकि एक्सपेक्टेशन ये थी कि वो बोलेगा ऐसा, लेकिन वो कहता है कि नहीं मुझे तो याद नहीं है जी ऐसा कुछ हुआ था। अब या फिर कुछ और ही बात कर देता है जो कि इंटायरली डिफरेंट है।
तो ऐसे विटनेस को होस्टाइल विटनेस या एडवर्स विटनेस कहा जाता है, क्योंकि ऐसा माना भी जाता है कि जिस पार्टी ने विटनेस को कोर्ट के सामने लाया है तो वो उसके लिए फेवरेबल है, तभी तो वो कोर्ट के सामने लेकर आया है उसको। अगर वो फेवरेबल नहीं होता तो वो कोर्ट के सामने लेकर नहीं आता। अगर अगर वो विटनेस होस्टाइल हो गया तो उस केस में जिसने उसको लाया है, जिस पार्टी ने उसको कॉल किया है, उसको भी अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि वो उसको क्रॉस एग्जामिन करे। राइट, ये था आपका सेक्शन 154। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं। होस्टाइल विटनेस के बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है लीडिंग क्वेश्चन। जो शॉर्ट नोट्स आपको लिखने हैं वो है सेक्शन 16 के ऊपर, दैट इज लीडिंग क्वेश्चन। क्वेश्चन के बारे में आपको बात की गई है सेक्शन 141 से लेकर 143 तक में एविडेंस एक्ट में 141 टू 143 लीडिंग क्वेश्चन। लीडिंग क्वेश्चन कहने का मतलब क्या होता है, जिसका जवाब आपको मिले हाँ या ना में। जैसे कि क्या प्लेंटिफ तुम्हारा भाई है, क्या तुम दोनों 10 साल से एक साथ रह रहे हो, क्या तुम्हारा नाम एक्स है। ऐसे क्वेश्चन जिसका जवाब, वैसे ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है, इट इज नॉट हार्ड एंड फास्ट रूल, बट generally the answers to the leading question are given by yes or no। यही है लीडिंग क्वेश्चन। क्वेश्चन सजेस्ट एन आंसर, इसको एग्जाम में जब आप लिखेंगे तो इसके लिए जो कीवर्ड आपने याद रखने हैं वो ये है कि क्वेश्चन सजेस्ट एन आंसर। क्वेश्चंस सजेस्ट द आंसर, क्वेश्चंस में ही आंसर छिपा हुआ है। जब पूछा जा रहा है कि क्या तुम 10 साल से इसके साथ रह रहे हो, तो उसमें आंसर है या तो रहते हो या नहीं रहते हो, हाँ या ना। तो ऐसे ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं उनको लीडिंग क्वेश्चंस कहते हैं। अब 142 ये कहती है कि कब पूछे जा सकते हैं ये, तो कहते हैं एग्जामिनेशन इन चीफ या री एग्जामिनेशन में नहीं पूछे जाएंगे। कोर्ट परमिट कर सकती है, लेकिन वैसे ये कहाँ पूछे जाएंगे, ये कोर्ट अगर परमिट कर देती है तो फिर ठीक है, अगर वैसे लीडिंग क्वेश्चंस एग्जामिनेशन इन चीफ या री एग्जामिनेशन में नहीं पूछे जाएंगे। ये कहाँ पूछे जाएंगे, ये क्रॉस एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। किस बात को लेकर पूछे जाएंगे, तो 3 पॉइंट याद रखना। इंट्रोडक्टरी, सॉरी सॉरी सॉरी, इसको इसको दोबारा से एक बार देखना इसको। ये यहाँ पर जो 142 में है, may be permitted by the cross may be permitted by the court in examination in chief or examination। कब जब वो इंट्रोडक्टरी है, अनडिस्प्यूटेड है, ये एग्जाम में कई बार प्री में भी आ जाता है, आता है ये। इंट्रोडक्टरी है मैटर्स, या अनडिस्प्यूटेड है, या फिर ऑलरेडी प्रूव्ड है इन द ओपिनियन ऑफ कोर्ट, तो वहां पर लीडिंग क्वेश्चन पूछने के लिए अलाउ किया जा सकता है। सेक्शन 143 जो आप देखोगे तो वो कहता है क्रॉस एग्जामिनेशन में लीडिंग क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं विदाउट द लीव ऑफ द कोर्ट। पार्टी में आस्क लीडिंग क्वेश्चन इन क्रॉस एग्जामिनेशन विदाउट द लीव ऑफ द कोर्ट, किसी परमिशन लेने की कोर्ट से जरूरत नहीं है, वहां पर वो एक लीडिंग क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो ये सेक्शन 141, 142, 143 में आपका लीडिंग क्वेश्चन के बारे में है। और जो इसका लास्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन 16B4, वो आपका सेट ऑफ के ऊपर है, सेट ऑफ सीपीसी ऑर्डर 8 रूल 6 के ऊपर है। तो इसको मैं एक्सप्लेन यहाँ नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि सेट ऑफ और काउंटर क्लेम के ऊपर मैंने एक डिटेल में एक वीडियो बनाई है, तो आप सेट ऑफ और काउंटर क्लेम के ऊपर वो वीडियो देख सकते हैं इस क्वेश्चन के आंसर के लिए। ओके, तो दैट्स ऑल। ये 2014 लॉ पेपर 2 के जो सारे क्वेश्चंस थे वो कंप्लीट हो गए। ओके, दिस इज ऑल फॉर टुडे।